मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और फाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक। हेडिंग लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो इसका डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको 4 पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करने के कहूंगा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्टली। जैसे इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का B = μ0/4π I/r sin θ1 प्लस sin θ2। हम कोई भी फॉर्मूला याद करते हैं तो उसमें याद करने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के इस चैप्टर में हम काफी फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। 12 या 13 फॉर्मूले हैं मैग्नेटिक फील्ड के करंट कैरिंग वायर के। तो आपको इस फॉर्मूले को याद करते समय आपको ये याद करना है कि ये फॉर्मूला किस कंडीशन में वैलिड है, किसके लिए वैलिड है। जैसे यहां पर ये फॉर्मूला वैलिड है ड्यू टू, दैट मींस इस पे ध्यान देना है, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर तो सभी होनी चाहिए क्योंकि कोई करंट कैरिंग वायर ही अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ड्यू टू स्ट्रेट होना चाहिए, एक करंट कैरिंग होना चाहिए। फाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला वैलिड है। किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रेट करंट कैरिंग फाइनाइट लेंथ। इंपॉर्टेंट फाइनाइट लेंथ भी है वहां पे, स्ट्रेट तो है ही है, फाइनाइट लेंथ का वायर हो तब ये फॉर्मूला वैलिड है। एक पॉइंट। दूसरा, इस फॉर्मूले में इनकी जो सिंबल यूज हो रहे हैं जैसे I, R, θ1, θ2, इनके नेम क्या हैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल करने के लिए। एंड डायग्राम में इन सिंबलों को I को, R को, θ1 को, θ2 को डायग्राम में कहां रिप्रेजेंट करते हैं तो डायग्राम पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे फॉर्मूला है ये फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर का, तो एक हम फाइनाइट स्टेट वायर ले लेते हैं, ये ले लिया XY, एक फाइनाइट स्टेट वायर है, करंट कैरिंग है। तो मान लो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है I। तो देखो यहां जो I लिख रहा है ये फाइनाइट स्टेट वायर में फ्लो करने वाला करंट है। अगर ये I लिख रहा है तो यहां I है तो यहां I लिख दिया। अगर यहां 2I करंट फ्लो कर रहा होता है स्टेट वायर में तो हम यहां पे 2I लिखते। अगर इस करंट कैरिंग वायर में I/2 करंट फ्लो कर रहा होता तो हम यहां I/2 लिखते, I/2 करंट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनाइट स्टेट वायर में जो भी करंट फ्लो कर रही होगी, जैसे I कर रही है तो हम यहां क्या लिखेंगे I। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा यहां पे I ही आएगा, ऐसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, R का नेम, सबसे इंपॉर्टेंट नेम R का और θ1 θ2 का नेम है। R का नेम क्या है इस डायग्राम में, इस फॉर्मूले में? तो इस फॉर्मूले में R क्या है, ये है एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिस पॉइंट पर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पॉइंट का है? P पॉइंट का। किसकी वजह से? इस स्टेट वायर की वजह से, फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो P पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट कह रहे हैं। इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जैसा कि हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा है। तो इस P पॉइंट पर ये करंट कैरिंग स्टेट वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका ये फॉर्मूला है। इसमें R क्या है? तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, सुनना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए।
तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, वायर ये रहा, तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जो डिस्टेंस आई है वायर और पी पॉइंट के बीच की, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, यही है आर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन वायर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑलवेज वायर पर क्या ड्रॉ कर लीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए और उस डिस्टेंस को यहां लिखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा है इसमें θ1 क्या है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के एंड से, देखो ये वायर का एक एंड ये रहा और दूसरा एंड ये रहा, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के एंड से मीट कराने वाली लाइन, ये देखो मैंने मीट करा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के एंड से मीट कराने वाली लाइन और आर जो यहां लिखते हैं, इसके बीच बनने वाला एंगल कहां पर बनना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर बनना है। ये एंगल यहां लिखना है। अगर यहां इस एंगल की जगह पर हमने अल्फा लेट किया होता तो यहां अल्फा आता, अगर हमने इसे φ1 लेट किया होता तो यहां पर φ1 आता, लेकिन आता यही एंगल, ठीक है। नेम पर ध्यान दीजिए कि θ1 क्या है, इस लाइन पर भी ध्यान दो, इसे बोलने का तरीका क्या है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के एंड से मीट कराने वाली लाइन और आर, ये जो आर है इसके बीच बनने वाला ये एंगल है θ1। समझ में आया, θ1 का नेम। θ2 क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के दूसरे एंड से मीट कराने वाली लाइन और आर के बीच बनने वाला एंगल, ये है θ2। समझ में आया, θ1 का नेम क्या है, θ2 का नेम क्या है और आर का नेम क्या है, और ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग फाइनाइट लेंथ का वायर हो तब ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। अभी तक देखो ये दूसरा फॉर्मूला हमने एक पढ़ा जाना, इससे पहले एक फॉर्मूला और पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का, थोड़ा सा उसे रिपीट करता हूं। वो था हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ ने फॉर्मूला बनाया था, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एट पॉइंट P ड्यू टू, देखो हर में जितने भी फॉर्मूले याद कर रहे हो आप उसमें ये जरूर याद रखना कि फॉर्मूला आप याद कर रहे हो तो ड्यू टू, जैसे हमने ये फॉर्मूला याद कर रहे हैं, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl, तो आपने ये फॉर्मूला याद किया, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ये देखो, तो इस फॉर्मूले में भी हमें ये ध्यान रखना है कि बायोट सेवर्ट का जो फॉर्मूला है वो किस कंडीशन के लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, तो यहां किसके लिए वैलिड है, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए, करंट स्मॉल होना चाहिए, तो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल के लिए वैलिड है, होल वायर के लिए वैलिड नहीं है ये वाला फॉर्मूला। एक दूसरा ये फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए। तीसरा, इसमें जो सिंबल यूज हो रहे हैं उनके नेम याद होने चाहिए, तो नेम इसमें रिपीट करता हूं मैं इसको। जैसे एक फाइनाइट स्टेट वायर ले लिया मैंने, ये रहा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्या इस होल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो नहीं। इस वायर का एक पार्ट ले लिया है जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल पार्ट लिया है जिसकी लेंथ कितनी है dl, और इसमें करंट फ्लो कर रही है कितनी I, तो इस स्मॉल पार्ट जिसकी लेंथ dl है इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड टेस्ट निकाल लें, होल वायर की वजह से नहीं निकाल लें, जैसे इस पॉइंट पे निकाल लें, तो यहां dl तो क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, I इस वायर में फ्लो करने वाली करंट, स्मॉल एलिमेंट में फ्लो करने वाली करंट, वायर से नहीं, इस स्मॉल एलिमेंट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I। इंपॉर्टेंट है यहाँ थीटा का नेम और आर का नेम, कल भी कॉन्सेंट्रेट कराया था, एक बार और करा देता हूं। यहां आर का नेम, यहां आर का नेम और यहां आर का नेम डिफरेंट है। अभी मैंने इसके आर के नेम के बारे में बताया आपको, यहां पे मैं कल बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं। इसका नाम था सेपरेशन बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मिड पॉइंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो कहां होगा भाई,
स्मॉल एलिमेंट का मिड पॉइंट ए रहा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए रहा, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन, ये वाली सेपरेशन आर, तो यहां आर का स्क्वायर। देखो अगर ये सेपरेशन मैंने एस ली होती, मैं डायग्राम में दिखा देता कि ये सेपरेशन मिड पॉइंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस एस है, तो मैं यहां एस का स्क्वायर लिखता। नेम इंपॉर्टेंट है, आर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आर ही लिखना है हमें, हमें ये डिस्टेंस लिखनी है मिड पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस। इस जगह पर एस है तो एस, आर है तो आर, तो अगर हमने आर ऐड करी है तो हम आर लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा थीटा का नेम, तो थीटा का नेम मैंने कल बताया था आपको, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 2 में बताया था, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। एक्चुअल में ये डीएल और आर के बीच में एंगल तो है, डीएल और आर के बीच में होता है, लेकिन हम इसे ऐसे बोल देते हैं, एंगल बिटवीन आई एंड आर, करंट की डायरेक्शन और आर के बीच बनने वाला एंगल। तो करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है नीचे, तो ऊपर है, तो करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन ये, तो यही डायरेक्शन डीएल की होगी, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन हम डीएल की मानते हैं। तो डीएल की डायरेक्शन ऊपर होगी, तो डीएल और आर के बीच में एंगल का हो, या आई की डायरेक्शन और आर के बीच में एंगल का हो, ये वाला, ये थीटा है, ठीक। यहां पर कौन सा एंगल लिखना है, थीटा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही आर इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहां आर का नेम क्या है, थीटा 1 का नेम क्या है, थीटा 2 का नेम क्या है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, और डायग्राम पर कॉन्सेंट्रेट करो कि एंगल बन कहां रहे हैं। समझ में आया? तो एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, पहले ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लूं, एक न्यूमेरिकल पूछूं, कॉन्सेंट्रेट किया आपने इस फॉर्मूले पर कि कौन सा एंगल लेना है, क्या लेना है, तो एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो ये बता दिया मैंने फाइनाइट स्टेट वायर का। अब मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि एक ये फाइनाइट स्टेट वायर है भाई मेरे पास, एक्स वाई, सुनना, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखी है वायर से, वो आर है। ये डायग्राम आपको गिवन है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक है। फाइनाइट स्टेट वायर, ये डिस्टेंस आर गिवन है, ये आई इधर रखा है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को इसके एंड से मीट कराने वाली लाइन और ये वाली लाइन मीट कराने वाली लाइन दे रखी है, लेकिन उसने यहां लिख दिया है, ये गिवन है थीटा 1 और यहां लिख दिया है थीटा 2। तो बताओ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितनी होगी? फॉर्मूला आपका ये रहा। कैसा वायर है? पहली बात फाइनाइट स्टेट वायर है, तो ये फाइनाइट स्टेट वायर एक्स वाई, आर डिस्टेंस गिवन है, आई गिवन है, थीटा 1 गिवन है, थीटा 2 गिवन है, ये एंगल गिवन है, दिख रहे हैं, और कह रहा है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो सोचिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कितनी वैल्यू होगी इस बताइए। तो अब मैं बता देता हूं, आपने अगर सोच लिया है तो फिर मैं बता देता हूं। देखो मैं उसे यहां बताता हूं, यहां मिटा देता हूं इसको, स्मॉल एलिमेंट वाले को। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को लगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट पॉइंट अपॉन 4 पाई, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई है, आई। आर क्या था? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर ही गिवन है, तो आर ही लिख दिया, ठीक है। साइन, यहां जो एंगल लिखते थे वो कौन सा एंगल लिखते थे? ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर से के एंड से मीट कराने वाली लाइन, तो ये, और आर के बीच बनने वाला ये वाला एंगल लिखते थे यहां, लेकिन गिवन तो सर ये है। तो ऐसा मत करना कि साइन थीटा 1 कहीं पे भी इधर रखा और थीटा 1 थीटा 2 यहां रखा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2। नेम पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि यहां एंगल लिखते कौन सा थे, तो ये वाला लिखते थे, ये वाला। सर ये तो गिवन नहीं है, और गिवन नहीं है तो इसका मतलब तुम ये लिख दोगे, लिखना यही एंगल है, समझ में आया? और ये वाला एंगल लिखना है, ये नहीं लिखना है। सर ये तो गिवन ही नहीं है, तो ज्योमेट्री का यूज करिए भाई, ज्योमेट्री से इस एंगल को निकाल लीजिए, लेकिन लिखेंगे यही एंगल। तो कितना एंगल है भाई? ये थीटा 1 है, ये 90 है, तो ये वाला कितना हुआ? 90 माइनस के थीटा 1।
भाई किसी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, देखो ऐसे, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये θ1, तो ये कितना हुआ 90 माइनस के θ1। इसे अल्फा मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए अल्फा मानोगे तो एक θ1, एक 90 और एक अल्फा। मान लो ये वाला एंगल अल्फा है, ये जो इन तीनों का सम कितना 180, अल्फा निकालोगे तो 180 माइनस के 90 माइनस के θ, तो 90 माइनस के θ1। कुछ समझ में आया? तो ये एंगल आया आपका 90 माइनस के θ1। ऐसे सिमिलरली ये वाला एंगल कितना आएगा, तो ये θ2 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल आएगा आपका 90 माइनस के θ2। तो यहां हम लिखेंगे 90 माइनस के θ1 प्लस साइन 90 माइनस के θ2। ठीक है, ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं फॉर्मूला याद करते समय आप नेम पर ध्यान दो और डायग्राम में कौन सा सिंबल कहां पर यूज कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो मैंने देखो ये लगा दिया, तो फॉर्मूला रिजल्ट क्या आ गया, v नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर आर। ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है साइन 90 माइनस की θ1 cos θ1 होता है, प्लस ये cos θ2। तो ऐसा नहीं कि ये कोई फॉर्मूला बन गया हमारा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तो यही याद करना है, ओनली वन, फाइनाइट स्टेट वायर के लिए। तो ये तो एक न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन ऐसे आ रहा, तो ये इतना मैं डिफिल होगा सर इस बीपी पॉइंट पर ड्यू टू इस डायग्राम के लिए। तो हमें याद ये करना है, क्लियर है कैसे याद करना है? ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, अभी तो बस केवल स्टार्टिंग है, समझ में आया? चलिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं, आप इस फॉर्मूले का डेराइव करते हैं कि कैसे कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है भाई, आगे इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट डेरिवेशन करने से पहले बहुत अच्छा पॉइंट बताऊं कि देखो जितनी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो, सर्कुलर वायर हो, आर्क हो, रिंग हो, जितने भी फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे उन सब की स्टार्टिंग कहां से होगी, बायोट-सैवर्ट लॉ से। हम जैसे फाइनाइट स्टेट वायर है, तो इस फाइनाइट स्टेट वायर पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे और उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, क्या लगा के, बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज करके। फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल मैग्नीफिकेशन निकल आएगा होल वायर की वजह से। तो जानते हो जितने भी करंट कैरिंग वायर के डेरिवेशन आएंगे उनका स्टार्टिंग हमेशा बायोट-सैवर्ट लॉ से होगी। ठीक है, अब उसमें पॉइंट्स क्या होंगे वो हमें सीखने पड़ेंगे थोड़े से। तो स्टार्टिंग करते हैं हम, जैसे ये हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने देखो एक करंट कैरिंग फाइनाइट वायर का एक लेंथ ले लिया, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, एक स्ट्रेट वायर ले लिया एक्स वाई। ठीक है, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इसमें हम करंट की डायरेक्शन दिखा देते हैं। अब फाइनाइट स्ट्रेट वायर बना लिया, करंट की डायरेक्शन दिखा दी, तो देखो मैंने नीचे करंट की डायरेक्शन दिखा दी आई। ठीक है, देखो हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, अभी मैंने पढ़ाया था, क्या ड्राइव करना है वो लिख देता हूं, v नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये वाला फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है ना। ठीक है, अब इसमें आर का नेम याद है आपको, ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे इस पॉइंट पर मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर का नेम था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पे क्या ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें यही तो फॉर्मूला ड्राइव करना है, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो आर का नेम क्या था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, दैट मींस ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, आर लिख दिया। ठीक है, अब स्टार्टिंग कहां से करें, स्टार्टिंग करें बायोट-सैवर्ट लॉ से। तो हम हेडिंग में स्टार्टिंग कर रहे हैं यहां से, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें एट पॉइंट P पर ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डी। तो एक स्मॉल करंट एलिमेंट मानना पड़ेगा इस वायर के ऊपर। तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ये ले लिया, देखो ये रहा, इसकी लेंथ कितनी है DL।
और इसमें करंट फ्लो कर रहा है किधर की तरफ, माना डायरेक्शन देखो मैंने नीचे की तरफ कंसीडर किया है इसमें, ये आई, ठीक है, ये आई यहां दिखा दी, चलो ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएं, बायो-सैवर्ट का लॉ लगाएं। मैंने कहा ना अभी जितने भी फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे सबकी स्टार्टिंग कहां से होगी, बायो-सैवर्ट लॉ से। तो हमें एक स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो वैल्यू कितनी होगी, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। तो वायर में करंट फ्लो कर रहा है, स्मॉल एलिमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डीएल, साइन ओवर यहां डिस्टेंस कौन सी लिखते हैं, याद है आपको, आर लिख दें क्या, सोचो, क्या यहां आर का स्क्वायर लिख दें, तो नहीं, क्योंकि आर का जो बायो-सैवर्ट लॉ में यहां जो डिस्टेंस लेते थे उसका नेम क्या था, स्मॉल एलिमेंट के मिड पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक के डिस्टेंस। तो स्मॉल एलिमेंट का मिड पॉइंट ये रहा और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा। इस स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये डिस्टेंस लेंगे हम, ये वाली नेम के अकॉर्डिंग, ये वाली, और इस फॉर्मूले के नेम के अकॉर्डिंग हम ये वाली डिस्टेंस लेते हैं। तो ये डिस्टेंस लेंगे और ये डिस्टेंस हमें लेट कर लेते हैं एस, क्योंकि आर तो इसमें हम ये लेट कर चुके हैं आर का नेम, तो इसीलिए ये डिस्टेंस एस लेट कर ली। तो यहां क्या आएगा, एस का स्क्वायर। समझ में आया वाला पॉइंट एक। दूसरा, थीटा का नाम याद है, करंट की डायरेक्शन और आर के बीच बनने वाला एंगल। तो आर नहीं, यहां जो एंगल आई और आर, ये वाला जो आर होता है, बायो-सैवर्ट वाला आर तो यही है ना, तो आई और आर दैट मींस आई और एस के बिटवीन एंगल लेंगे अब। तो आई और एस की डायरेक्ट, आई की डायरेक्शन नीचे है और एस ये आर है ना बायो-सैवर्ट लॉ के लिए, तो ये एंगल लेंगे। ऐसा मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी समझाया है आपको। तो यहां कितना एंगल लेट किया मैंने, थीटा, तो यहां थीटा लिख दिया। तो देखो ये स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गई। लेकिन समस्या ये है कि इसमें इस फॉर्मूला जो हमें ड्राइव कर रहा है इसमें ना तो एस है, ये एस डिस्टेंस नहीं है, इसमें तो आर डिस्टेंस है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें डीएल भी नहीं है, इसमें डीएल भी है फॉर्मूले में। तीसरी प्रॉब्लम एक और है, वो क्या है कि ये जो थीटा ले रहे हैं हम, वो यहां बनना है, जबकि यहां θ1 θ2 आपको याद है इस डायग्राम में कि एक ये फाइनाइट स्टेट वायर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस फॉर्मूले का डायग्राम बना रहा हूं, तो ये इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये डिस्टेंस आर होती है, और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के एंड से मीट कराने वाली लाइन और इस आर के बीच बनने वाला एंगल लेते हैं, ये वाला हम θ1, और ऐसे ये वाला हम एंगल लेते हैं, ये वाला θ2। कोई सा भी ले लो, ऊपर वाला θ2, नीचे वाला θ1, कोई सा भी ले लो, ये θ2 याद है। तो ये कौन से पॉइंट पर बनने हैं एंगल, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर बनने हैं, और किसके बिटवीन बनने हैं, कॉन्सेंट्रेट किया। लेकिन ये एंगल तो बेटा यहां नहीं बनना ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, तो हमें ये वाला एंगल भी नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए जो कहां पर बन रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर बनना है। इसीलिए इस थीटा को हमें रिप्लेस करना होगा किसके टर्म में, अल्फा के टर्म में। तो पहला स्टेप है कि हमें इसमें से डीएल हटाना है, इस साइन थीटा को भी हटाना है और इस एस को भी हटाना है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये डीएल हटाना पड़ेगा, हमें साइन थीटा भी हटाना पड़ेगा और एस भी हटाना पड़ेगा। किसके टर्म में हटाएं, आई और अल्फा के टर्म में, सॉरी आर और अल्फा के टर्म में, क्योंकि इस फॉर्मूले में आर चाहिए और ये जो यहां एंगल दिख रहे हैं θ1 θ2, ये पी पॉइंट पर बनने वाले एंगल हैं। तो पी पॉइंट पर कौन सा एंगल बनना है, अल्फा। तो अल्फा के टर्म में इस एस को और इस डीएल को और इस थीटा को आप एलिमिनेट करके किसके टर्म में लेके आइए, आर और अल्फा के टर्म में लेके आइए। सर कैसे लेके आएंगे इसको इसके टर्म में, पहले तो देखो, पहले इसको किसके टर्म में लेके कैसे आते हैं वो समझाता हूं, ठीक है, फिर आगे का पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। तो देखो आप एक काम करें, यहां पर एक पॉइंट मान लें O और यहां पे एक पॉइंट मान लें N, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल आपको फिर दिख रहा होगा ONP, ये ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल ONP। इस ट्राइंगल में
आपको किसको हटाना है, पहले चलो एस को हटाते हैं इन टर्म ऑफ आर और अल्फा। तो एस को कैसे हटाएं, तो देखो इस ट्राइंगल में इस अल्फा के लिए ये क्या चीज है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। अल्फा के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, इसीलिए मैं क्या लगाऊं, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस तो आपका आर और हाइपोटेनियस है एस। यहां से आप एस निकाल लीजिए, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो आर ओवर कॉस अल्फा। दैट मीन्स एस की वैल्यू निकल आएगी आपकी आर सेक अल्फा। एक तो देखो मैंने एस को चेंज कर दिया आर और अल्फा के टर्म में, चेंज किया, एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है सर थीटा को कैसे हटाओगे अल्फा के टर्म में, तो मैंने कहा ये तो और इजी है। एंड इसी ट्रायंगल में देखना है, ये बताओ इन तीनों एंगलों का सम, थीटा का, अल्फा का और ए 90 डिग्री, तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो मैं यहां थीटा लेने देता हूं, थीटा इन दोनों को इधर ले आता हूं, तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। भाई इसको इधर लाओगे तो सब्ट्रैक्ट करके 90, अल्फा को भी इधर ले आए। सर इससे क्या फायदा है, तो मैं क्या करने वाला हूं, दोनों तरफ साइन लगा देता हूं। तो साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस अल्फा। तो देखो ये साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया कॉस अल्फा। देखो ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा। अब हमने थीटा को किसके टर्म में चेंज कर दिया, अल्फा के टर्म में चेंज कर दिया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो मैंने साइन थीटा को भी चेंज कर दिया अल्फा और आर के टर्म में, ठीक है। तीसरा डीएल को सबसे कैसे हटाओगे आप, तो देखो डीएल को हटाने के लिए ओ और एन के बीच की जो लेंथ है, कुछ ना कुछ तो लेंथ है, तो कंसीडर कर ली मैंने, कितनी लेंथ है भाई, एन। ओ और एन के बीच में, भाई स्मॉल एलिमेंट की लेंथ तो डीएल थी, ओ एन पॉइंट के बीच की लेंथ मैंने कंसीडर कर ली एन। एल कंसीडर करने से फायदा क्या है सर, हमें तो डीएल लाना था, अभी बता रहा हूं। तो एक बात बताओ मैं क्या लगाऊं, जिससे ये एल आ जाए, तो मैं टेन लगाऊं। सर टेन ही क्यों लगाया, टेन अल्फा, टेन अल्फा इसे लगाया। देखो साइन थीटा तो इस थीटा का तो यूज ही नहीं करना है, क्योंकि थीटा को हटा के आए अभी हम, कॉस अल्फा के टर्म में चेंज करके आए, फिर दोबारा से थीटा ले ले तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें अल्फा को ही लेना है बार बार। तो क्या लें, तो अगर मैं साइन अल्फा लेता तो परपेंडिकुलर एल आ जाता, लेकिन हाइपोटेनियस एस आ जाता, और एस आ गया तो अब ये एस को इलिमिनेट करके आए, चेंज करके आए आर के टर्म में, फिर दोबारा से एस लेके आओ, तो नहीं लेके आना है। तो टेन अल्फा लेने से क्या फायदा है, टेन अल्फा लेने से फायदा है कि परपेंडिकुलर बटे बेस, तो एल आएगा और आर आएगा। तो हम यहाँ पे अगले एंड इसी ट्राइंगल में टेन अल्फा निकालें, तो ट्राइंगल में टेन अल्फा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया जिसकी लंबाई कितनी है एल, और बेस हो गया आर, तो एल ओवर आर। तो यहां से अगर हम एल निकालें तो आर टेन अल्फा। देखो सर हमें एल तो चाहिए ही नहीं, हमें तो डीएल चाहिए था। सर अब क्या करोगे, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया डी ओवर डी अल्फा एल, आर तो कांस्टेंट टर्म है, डी ओवर डी अल्फा टेन अल्फा। देखो इसमें डिफरेंशिएशन के लिए कोई कंसेप्ट थोड़ी है, डिफरेंशिएशन के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मूला होता है यार, फॉर्मूला याद करना है कि डी ओवर डी एक्स टेन एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर यहाँ x है, यहाँ x है, टेन एक्स है, तो ये आ रहा है, तो डी ओवर डी अल्फा टेन अल्फा का डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर अल्फा होगा। ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, इतना तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक कोई कंसेप्ट नहीं, ठीक है। तो यहां से आपने देखो करा, तो मैं यही लिखता हूं, इससे आगे इसको मिटा देता हूं, फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, ये उठा देता हूं, यहीं से आगे कर रहा हूं, ये भी उठा देता हूं, यहां इससे आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से डीएल निकल आया आपका डीएल ओवर डी अल्फा, सॉरी डीएल ओवर डी अल्फा, डीएल ओवर डी अल्फा आर, और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो सेक स्क्वायर अल्फा, इसका से मल्टीप्लाई कर लो तो डीएल निकल आया आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इन तीनों की जो वैल्यू निकाली है हमने, इन तीनों की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डीवी निकल आया
म्यू नॉट, थोड़ा सा और इधर करता हूं, dv इज इक्वल टू, अरे यार यहां करता हूं, चलो ये लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो dv निकल के आया हमारा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, dl की जगह पे क्या पुट करना है, ये रहा आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ठीक है, ये मैं dl की जगह पुट किया, ये वैल्यू, साइन थीटा की जगह पे पुट क्या करना है, तो साइन थीटा की जगह पर हमें पुट करना है कॉस अल्फा, तो ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा ओवर, एस की जगह पे पुट क्या करना है, तो एस की जगह पे पुट करना है ये रहा आर सेक अल्फा, डीएल की जगह पे ये पुट करना है, तो एस की जगह पर आर सेक अल्फा लिखेंगे, उसका स्क्वायर हो रहा है तो आर का स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, ये तो देखो सेक स्क्वायर अल्फा से तो सेक स्क्वायर अल्फा कटेगा, और एक आर से एक आर कट गया, देख रहा है, इस आर से ये वाला आर कट गया, तो डीवी जो रिजल्ट आया वो देखो थोड़ा सा मैच कर गया, हमें जो फॉर्मूला प्रूव करना है आई ओवर आर, देखो म्यू 0.4 पाई आई ओवर आर है ना, और क्या बचा उधर कॉस अल्फा डी अल्फा, ठीक है। क्या ये टोटल वायर के से मल्टीपल निकला है, क्या ये स्मॉल सेगमेंट की से निकला है, केवल स्मॉल सेगमेंट, हमने टर्म चेंज कर ली है, हमने डीएल टर्म चेंज कर दिया, थीटा टर्म चेंज कर दिया, एस चेंज कर दिया, एंड किसके अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज किया, ठीक है, अब समझ में आ गया, आर आ गया आर्टिकल के अंदर, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर बनने वाला एंगल भी आ गया अल्फा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सर इंटीग्रेशन क्यों करना है, तो एक बात बताओ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें डीवी बहुत सारे डीएल होंगे कि एक ही डीएल होगा, बहुत सारे डीएल, हमें पूरे वायर की वजह से मैग्नीफाई निकालना है बेटा, तो एक ये वायर है अगर ये, तो इस वायर में अगर हम देखते हैं कि तो इसमें बहुत सारे डीएल होंगे तो बहुत सारे डीवी भी होंगे, मतलब जैसे ये कोई वायर है आपका, ये कोई वायर यहां बनाता हूं, थोड़ा सा वहां पे जगह डायग्राम बनाना पड़ेगा, और थोड़ा सा जगह भी चेक करिए कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, डीएल होंगे ऐसे इस वायर के अंदर, तो इस होल वायर की वजह से मैग्नीफाई निकालना पी पॉइंट पर, लेकिन ये तो अभी एक स्मॉल डीएल की वजह से मैग्नीफाई निकाला है, तो इसमें सब डीएल की करंट की डायरेक्शन तो सेम ही होगी, इस डीएल में कंट्रेक्शन नीचे, इस डीएल में कंट्रेक्शन नीचे, तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नीफाई निकाल रहे हैं पी पॉइंट पर, डायरेक्शन निकालें, तो डायरेक्शन निकालें तो राइट हैंड पाम रूल यूज करें, स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करें, तो कंडी डायरेक्शन नीचे, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ मैग्नीफाई की डायरेक्शन, तो बाहर की तरफ आ रही है, पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्शन है, पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखा दी, फिर हाथ उठा लिया, तो ऐसे तो आया डायरेक्शन, तो इस प्लेन ऑफ पेपर के कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है, तो डॉट बना दें, ये डीबी, ठीक है। ये डीबी की डायरेक्शन जो है, जितने भी डीएल हैं सबकी डायरेक्शन सेम ही आएंगी, और सेम आएंगी तो जितने भी डीएल की वजह से मैग्नीफाई निकालेंगे, डीबी 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 डीबी, उन सबकी डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या कर देंगे, नेट निकालने के लिए ऐड कर देंगे, भाई डायरेक्शन सेम होती है तो ऐड करते हैं नेट निकालने के लिए, नेट मैग्नीफाई निकालना है, डायरेक्शन सेम है तो ऐड, अपोजिट डायरेक्शन होती और नेट मैग्नीफाई निकालना होता तो सब्ट्रैक्ट, और किसी एंगल से होता, जैसे दो वेक्टर दो मैग्नीफाइड है B1 और B2, और उनके बीच में कुछ एंगल है थीटा 30 डिग्री, तो नेट मैग्नीफाई निकालने के लिए हम B इक्वल टू रूट के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा, ये फॉर्मूला लगाते थे कूलम्ब्स लॉ में, जो लगाते थे वही यहाँ लगाएंगे बेटा, सभी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड होता है वो, ठीक है। तो अभी बताओ यहाँ कितने डीएल हैं, काउंटिंग तो नहीं है, ये तो अंदाजे से डीएल बना दिए, कोई बड़ा बनाएगा कोई छोटा बनाएगा, कितने डीएल हैं कितने डीवी होंगे पता नहीं, तो हम एक डीवी का इंटीग्रेशन कर दें, डीवी का इंटीग्रेशन कर दें ऐसे, ठीक है। तो डीवी का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, इंटीग्रेशन का सिंबल का मतलब है सम, किसका सम, डीवी का, तो डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी प्लस एंड सो ऑन, जितने भी इसमें डीएल होंगे उन सब की वजह से डीवी होंगे,
उन सभी डीवी का ऐड करें तो टोटल आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं एक डीवी का, लेकिन इंटीग्रेशन तभी कर पाएंगे जब इन सभी डीवी की डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो। तो यहाँ डायरेक्शन सभी की सेम आएगी, करंट की डायरेक्शन सभी एलिमेंट में नीचे की तरफ डायरेक्शन सेम, तो इंटीग्रेशन कर दी। तो इंटीग्रेशन करने से ऐड हो जाएगा सब कुछ। समझ में आया? तो इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं समझ में आया? टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल टोटल या नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू होल करंट होल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, है ना, पूरा निकालना है। तो क्या करें, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? B इंटीग्रेशन dB। dV की वैल्यू पुट कर दें, तो अगर dV की हम वैल्यू पुट कर दें यहां पर, तो देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इसे हटा देता हूं, ठीक है, जगह नहीं है भाई। तो dV की वैल्यू ये वाली पुट कर दें यहाँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकला है। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dV की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I ओवर R cos अल्फा डी अल्फा। तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अल्फा को छोड़कर सारा टर्म बाहर आ जाता है। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर R बाहर आ गया, cos अल्फा डी अल्फा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है लिमिट पुट करना। तो देखो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? अल्फा के रेस्पेक्ट में। अल्फा क्या है? एक एंगल है, तो लिमिट भी एंगल की आएंगी। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, एक बात बताओ, इस वाले पॉइंट पर ये एस डिस्टेंस, ये इस पॉइंट को इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाएं, एंड से मिलाएं, सॉरी वायर के एंड से। पी पॉइंट को इस वायर के एंड से मिला लें, ऐसे इस वाले पी पॉइंट को इस वाले एंड से मिला लें, वाई वाले एंड से। तो ये एंगल मैंने लेट किया कि ये θ1 है, और ये अल्फा था, ये वाला अल्फा था, और ये वाला एंगल मैंने लेट किया है, ये वाला दिख रहा है आपको आर और इस लाइन के बीच में, ये मैंने θ2 लेट किया। ठीक है, तो एक बात तो ऐसे क्यों किया? तो ये बताओ हमें, ये जो θ2 है ये इस पूरे वायर को एन से एक्स तक के वायर को कवर नहीं कर रहा, और ये θ1 एन से वाई तक के वायर को कवर कर रहा है ना। देखो ये θ1 कवर कर रहा है कितनी लेंथ को, इस वाली लेंथ को एन से वाई तक को, और ये θ2 कवर कर रहा है वो एन से एक्स तक कवर कर रहा है। तो हमें होल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि नहीं? तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? अल्फा के रेस्पेक्ट में, दैट मींस एंगल के रेस्पेक्ट में। तो ये θ1 से θ2 लिमिट पुट करेंगे, θ1 से θ2, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि माइनस के θ1 से θ2 करेंगे। सर माइनस के क्यों लिया? तो एक बात मालूम होगी आपको कि इस पॉजिटिव एक्सिस के नीचे की तरफ एंगल लेते हैं, पॉजिटिव एक्सिस से नीचे की तरफ एंगल लेते हैं तो वो नेगेटिव, और ऐसे एंगल घूमते हैं तो वो पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव एक्सिस से नीचे की तरफ है। देखो इस आर से घूमना स्टार्ट करते हैं, आर से इस लाइन की तरफ घूमना है, मीट कराने वाली लाइन की तरफ। तो आर से घूमिए ऐसे नीचे की तरफ, और इसमें आप आर से इस वाली लाइन की तरफ घूमिए यहां तक ऐसे। तो ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस है इसलिए पॉजिटिव है, और ये नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव है। तो माइनस के θ1 से θ2 तक, क्लियर है। और इससे इतना, इस वाले θ1 से एन वाई वाला वायर कवर हो गया, इतना वायर कवर हो गया, और θ2 से एन से एक्स तक का वायर कवर हो गया। तो दैट मींस टोटल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। क्लियर है? ठीक है, यहां तक आ गया। इसके बाद है तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन थीटा। तो ये देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I ओवर R साइन थीटा, और लिमिट माइनस के θ1 θ2। ठीक, सॉरी कॉस अल्फा का इसीलिए क्या आएगा? साइन अल्फा। ठीक है, ऐसे।
बस क्या करना है आपको, लिमिट पुट कर देनी है यहाँ पे, है ना। ये तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो क्या लिख सकते हैं, μ0/4 पाई आई ओवर आर साइन, पहले अपर लिमिट θ2 माइनस लगा के लोअर लिमिट तो θ1। ये देखो, अब आपको ये बात मालूम होगी, देखो एक तो इंटीग्रेशन हमें यहाँ एक इंटीग्रेशन यूज हुआ किसका, कॉस अल्फा का, तो कॉस अल्फा डी अल्फा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा, ये याद करना पड़ेगा, कोई कंसेप्ट नहीं। और दूसरा आपको ये मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है कि माइनस के साइन थीटा हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है साइन थीटा, लेकिन अगर कॉस में माइनस होता है तो याद है ना, ये प्लस के रहता है कॉस थीटा, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, लेकिन साइन में माइनस का होता है तो माइनस का बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, μ0/4 पाई आई ओवर आर साइन θ2 प्लस साइन θ1, ये भी, तो यही तो रिजल्ट था, ये हमने प्रूव कर दिया। देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने में कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। एक बार आपको बायो-सावर्ट लॉ से डेरिवेशन स्टार्ट होता है, डीएल स्मॉल सेगमेंट लेके पी पॉइंट पर बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके मैग्नीट्यूड निकाल लो, लेकिन उसमें डीएल आएगा, एस डिस्टेंस आएगी और ये थीटा आएगा, इसको एलिमिनेट करो अल्फा और आर के टर्म में, और एलिमिनेट करने के लिए ट्राइंगल ले लो और इसमें हटा दो और फिर डीवी आ जाएगा ये, और इसका एडिशन करके टोटल मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है। कॉन्सेप्ट किया, डेरिवेशन कैसे किया, फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा, फाइनाइट स्टेट वायर का फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल कराते हैं, एक स्क्वायर है, वायर कैरीज अ करंट आई इज साउंड फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो इस स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसमें कितने फाइनाइट स्टेट वायर हैं देख के बताइए, तो इसमें 4 फाइनाइट स्टेट वायर हैं, एक फाइनाइट स्टेट वायर हो गया ए बी, एक हो गया बी सी, एक हो गया सी डी और एक हो गया डी ए। तो आप एक एक करके फाइनाइट स्टेट वायर का फॉर्मूला यूज करके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो चारों वायर की वजह से, फिर उन सब की डायरेक्शन दिखाओ, स्टेट वायर है तो कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दो। डायरेक्शन अगर सेम आती है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप ऐड कर दो, अपोजिट आती है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और किसी एंगल से आते तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो हम वेक्टर क्वांटिटी के लिए रूल्स होता है ना, आर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा, इसका यूज करके, ठीक है। अच्छा, तो आप एक काम करते हैं, हम मान लो कि मैंने बीसी फाइनाइट स्टेट वायर का की वजह से सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, ओ मान लेता हूं, सी पॉइंट डला हुआ है तो ओ पॉइंट पर, ये फाइनाइट स्टेट वायर है, तो हेडिंग डालता हूं, यहां पे लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ओ ड्यू टू करंट कैरिंग सीसी, करंट कैरिंग वायर बीसी, है ना, वायर बीसी की वजह से निकाल रहे हैं। किसी भी वायर से एक से स्टार्ट कर दो, मैंने बीसी से स्टार्ट किया, B1 मान लेता हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाऊं कौन सा वाला, फाइनाइट लेंथ वाला, तो ये फाइनाइट लेंथ का वायर है ना बीसी, तो कितना है भाई, μ0/4 पाई, फिर क्या आता है आई, तो इस वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, देखो आई, तो आई लिख दिया। यहां आर का नेम याद है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन है, ओ, और कौन से वायर की वजह से निकालना है, बीसी की वजह से, है ना। तो ध्यान दो, ओ से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गई हमारी आर यहां की, ये आर, लेकिन आर मत लिखना, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाली सेक्शन लिखनी है, ये वाली ओ एन डिस्टेंस लिखनी है। नेम क्या था इस आर का, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ से मैंने वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा,
और ये तो डिस्टेंस सर गिवन ही नहीं है फिगर में, फिर तो ज्योमेट्री का यूज करिए लेकिन लिखेंगे हमेशा यही डिस्टेंस, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था नेम पर ध्यान दीजिए। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी सर, तो बहुत ही इजी है ज्योमेट्री इसमें। ये बताओ ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, एक, तो ये बताओ ये डिस्टेंस अगर यहां से ये डिस्टेंस पूछी जाए तो कितनी होगी, a/2, ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर, a/2 होगी कि नहीं, इसीलिए यहां पे ON आएगा a/2, नेम इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे फिर फॉर्मूला क्या आता है, sin θ1 प्लस sin θ2। अब इनकी नेम याद है आपको, तो क्या नेम था इसका, θ1 का ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के एंड से, तो कौन सा वायर की बात कर रहे हैं हम, BC, तो वायर BC का एक एंड तो ये रहा भाई और दूसरा एंड ये रहा। ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के एंड से मीट कराने वाली लाइन ये, और R मतलब ये R a/2 है, तो मीट कराने वाली लाइन और R के बीच बनने वाला एंगल, और कहां पर बनता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर बनता है। ये वाला एंगल लिखना है यहां पे, और ऐसे ही इस वाले पॉइंट O को दूसरे एंड से मीट कराने वाली लाइन और R के बीच बनने वाला एंगल, दैट मींस ये वाला एंगल लिखना है। तो ये एंगल कितने होंगे इस डायग्राम में, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि एक स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो ऐसे, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है सेंटर पर, एवरी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पे ऐसे, और ये मिड पॉइंट पर ये सेंटर है ना, तो ये डिस्टेंस a/2 है और ये डिस्टेंस भी a/2 है, तो ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये 90 डिग्री इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 45, ये भी 45, तो इसीलिए ये एंगल कितना होगा समझ में आया, 45, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री, समझ में आया। ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस कितनी, a/2, तो 45 क्यों लिखा, क्लियर है। फॉर्मूले का यूज मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नेम पर ध्यान दीजिए, है ना, ठीक है। अब डायरेक्शन निकाल लीजिए, पहले चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, तो μ0/4π, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2i/a, और sin 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2, और आगे सॉल्व करें तो μ0/4π 2i/a, यहां से √2 एलसीएम लें तो 1 + 1, तो दैट मींस कितना 2, और इस √2 से ये 2 कितनी बार कटेगा, √2 बार, तो रिजल्ट आ गया μ0/4π 2√2i/a, ये √2 से कटेगा ना √2 बार, तो 2√2i लिख दिया, क्लियर है। अच्छा अब इसकी डायरेक्शन दिखाइए आप मैग्नीट्यूड B1 की, कौन सा रूल यूज करके, सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन दिखाना नहीं आता तो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, मैं शुरुआत में भी बोला था, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है, तो राइट हैंड पाम रूल में कंट की डायरेक्शन थंब शो करते हैं, थंब शो कर दिया, फिंगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ ऐसे आ गई, पाम ये आ गया, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो, इसे हटा दो, तो डायरेक्शन किधर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो डॉट बना दो, मैग्नीट्यूड लिख ही रहा है, ये B1 की वैल्यू आ गई, डायरेक्शन भी दिखा दी, ठीक है। अभी तो ये कितने स्ट्रेट वायर की वजह से निकली है भाई, एक की वजह से निकली है, लेकिन इसमें कितने फाइनाइट स्ट्रेट वायर हैं, ये फाइनाइट स्ट्रेट वायर है 4 है, तो चारों की वजह से निकालना पड़ेगा। जैसे हम दूसरा अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर O ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर DC, CD या DC, CD, इसकी वजह से निकालना चाहें तो इसे V2 मान लेते हैं, तो μ0, फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाएं फाइनाइट वाला, तो करंट इसमें भी कितनी है, I है। अब इस वाले वायर की वजह से निकाल रहे हैं, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, सेंटर पे निकाल रहे हैं भाई, तो इस सेंटर से, सेंटर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, सेंटर से इस वायर पे क्या ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस हुई ना R, यहाँ पे
और ये वाली भी कितनी डिस्टेंस आएगी a/2, तो ये डिस्टेंस तो a/2 आएगी। फिर एंगल देखें, इस वायर के दो एंड कौन से हैं भाई, एक तो C है और दूसरा एंड D है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को C से मीट कराने वाली लाइन और R के बीच में एंगल, ये वाला एंगल चाहिए, और इस वाले को उससे मीट कराने वाली लाइन दूसरे एंड से और ये वाला एंगल, तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45, ये भी 45 और ये डिस्टेंस a/2 होगी। तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, 45 प्लस साइन 45। देखो ये रिजल्ट पूरा सेम नहीं आ रहा, इसलिए B2 की वैल्यू सिमिलर आएगी। कितनी आएगी, ये आएगी, B2 भी इतना ही आएगा, μ0/4π 2√2I/a। डायरेक्शन चेक कर ले, तो डायरेक्शन कैसे चेक करें, राइट हैंड पाम रूल लगाएं, करंट की डायरेक्शन थंब से शो करते हैं, फिंगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ तो दिखा दी, पेन ले लो, पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखाओ, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, फिर हैंड उठा लो, तो डायरेक्शन किधर आ रही है आपकी, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आ रही है, तो बाहर की तरफ आ रही है तो इसमें भी डायरेक्शन इतनी आ रही है। ऐसे आप AD वाले वायर की से निकालो, AB वाले वायर की से निकालो, सब में यही वैल्यू आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 रहने वाली है और एंगल 45 ही बनेंगे। नहीं समझ में आया आपको? तो सिमिलरली आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, कौन सा वाला, DA एंड AB, इन सब की दोनों की वजह से B3 और B4 बराबर आने वाला है। डायरेक्शन चेक कर लेना बस केवल ये, और डायरेक्शन सब की वजह से यही आने वाले है। करंट की डायरेक्शन अब ये हो गई, फिंगर टुवर्ड दी पॉइंट्स नीचे है, पाम पे ऐसे हाथ रखो, बाहर की तरफ आ रहा है ये डायरेक्शन, इसमें देखो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, पाम के परपेंडिकुलर पाम की तरफ, तो सब डायरेक्शन भी सेम आ रही है, वैल्यू भी सेम आ रही है। तो ये तो सब चार वैल्यू हो गई, चार वायर थे, चार वैल्यू। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करें, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर O, तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, बट यहां पे B1 B2 B3 और B4 इक्वल है सब, तो हम लिख सकते हैं 4B1। 4B1 की वैल्यू है μ0/4π 2√2I/a। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 2 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हटा दिया। और डायरेक्शन देखो सबकी सेम है, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे आएगी, बाहर की तरफ, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो डॉट बना सकते हो या लिख सकते हो ब्रैकेट में आउटवर्ड। समझ में आ गया? तो ये न्यूमेरिकल समझ में आया कैसे करा हमने, ठीक है। बस केवल थोड़ा सा आपको जो मैंने फॉर्मूला स्टार्ट में बताया कि आई का नेम कौन सा है, आर क्या है, θ1 θ कौन सा लेते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं, दूसरा। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा, अ क्लोज सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड ए रखी है, रेगुलर हेक्सागोन है। इफ द सर्किट कैरीज अ करंट आई, करंट दे रखी है आई, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन, है ना। तो सेंटर कहां हुआ मालूम तो होगा, इसको इस कॉर्नर से मिलाएं और इस कॉर्नर को इससे मिला दें, जहां ये इंटरसेक्ट करता है वही उसका सेंटर है, या फिर इसको इससे मिला देता हूं, ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, सही कर लेना भाई, ठीक है। जहां और ये इससे मिलाएंगे तो सब एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट मींस ये देखो बना देता हूं, चलो से ये हो गया सेंटर ओ। इस सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो इसमें कितने रेगुलर स्ट्रेट फाइनाइट वायर हैं, तो इसमें स्ट्रेट फाइनाइट वायर है 6, AB, एक AB है, एक BC, CD, DE और EF और FA। तो आप 6 बार आपको सभी स्ट्रेट वायर की वजह से, फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा और डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। और फाइनाइट स्ट्रेट वायर इसलिए फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा, फाइनाइट स्ट्रेट वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको,
जैसे इसकी ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं कि ये रेगुलर हेक्सागोन है, इसकी सभी साइड इक्वल है, साइड भी गिवन है, उसने कितनी साइड रखी है, ए है ना, इसकी ये सभी साइड इक्वल है, ये भी ए है, ये भी ए। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो एंगल होता है ये वाला, ये 120 डिग्री होता है एवरी, ये भी 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये वाला 120, ये वाला 120। अब इसको इसके सेंटर से मिलाएंगे ऐसे, और इसको इसके सेंटर से मिलाएंगे ऐसे, कॉर्नर को मिलाएंगे सॉरी, और इसको इससे मिलाएंगे आपस में कॉर्नर को, तो ये जो सेंटर बनेगा। अब ये बताओ ये जो लाइन है ये वाली, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ऐसे ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, दिख रहा ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये 60 डिग्री है इस ट्राइंगल का, ये 60 है, तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180, तो ये भी कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो इसकी ये वाली साइड अगर ए है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी ए, ये वाली साइड भी कितनी होगी ए। ये थोड़ी सी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए रेगुलर हेक्सागोन के बारे में, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं इस ज्योमेट्री को, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम मैग्नीफिक निकाल लेते हैं इसमें एक एक करके सभी वायर की वजह से। एट अ सेंटर ओ ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट स्टेट वायर, कौन सा वाला ए बी, तो V1 मान लेते हैं उसे, म्यू नॉट, फाइनाइट स्टेट वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 4 पाई, है ना, फॉर्मूला तो याद है ना आपको, ये वाला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I ओवर R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये वाला। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I कौन से वायर की से निकाल लें, ए बी, तो केवल आप ए बी वायर पे ध्यान दो, पूरे स्ट्रक्चर पे मत ध्यान दो, केवल ए बी फाइनाइट वायर है, ये रहा एक ए बी फाइनाइट वायर, ये रहा, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है आई, तो यहां क्या आएगा आई। आर का नेम याद है, नेम याद होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन है ओ, और वायर कौन सा है ए बी, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये डिस्टेंस होती है ये आर ए वाली, ये डिस्टेंस हमें यहां लिखनी है, यहां जैसे ओ एन, तो हमें डिस्टेंस लिखनी है ओ एन। सर ये डिस्टेंस गिवन तो है नहीं, तो कभी अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है तो आप ज्योमेट्री देखिए उसमें, उस डिस्टेंस को ज्योमेट्री से निकाल लीजिए। सर ज्योमेट्री कैसे, तो देखो इसमें ये एंगल कितना होगा भाई 60 डिग्री, और ये वाला भी कितना होगा 60 डिग्री, अभी समझाया था, और ये पूरा भी कितना होगा 60 डिग्री। लेकिन हमें ये डिस्टेंस चाहिए और ये गिवन नहीं है, लेकिन साइड तो गिवन है ए। तो एक बताओ ये इसका बाइसेक्टर तो होगा इस वाली लाइन का, इस एंगल का, कौन से वाले एंगल का, इस एंगल का, ये बाइसेक्टर तो होगा, और बाइसेक्टर होगा तो ये साइड पूरी ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी a/2, पूरी ए है ना, ये पूरी साइड ए इसकी। तो इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये है कि हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे सर, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, ये साइड चाहिए, और ये डिस्टेंस हमें पता पड़ेगा ए एन, ट्राइंगल ओ ए एन दिख रहा है, ट्राइंगल ओ ए एन, यहां बता देता हूं कैसे साइड निकालेंगे उसको। तो ओ ए एन में मैं क्या लगाऊं जिससे साइड ओ एन निकल जाए, तो ओ एन कैसे निकलेगी, ये बेस है इस एंगल के लिए, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो tan लगाना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल में tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये वाला हो गया ओ एन, और बेस हो गया आपका ए एन, जो कितनी वैल्यू है a/2, कितनी वैल्यू है a/2, यहां तक आई। तो अब सॉल्व कर लो और ओ एन निकाल लो। तो देखो ओ एन निकाले यहां से, तो इसको दल ले आओ, तो ओ एन इज इक्वल टू a/2 tan 60, और tan 60 की वैल्यू याद है √3 होती है, तो √3 a/2, तो ओ एन निकले आया देखो। तो यहां डिस्टेंस आएगी आपकी √3 a/2,
नेम पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। कौन से वायर किसे निकाल लें, ए बी, तो ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे मैडिफाई निकाल रहे हो, सेंटर तो निकाल रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर किया, ये डिस्टेंस लिखेंगे हमेशा, और ये गिवन नहीं, जो ज्योमेट्री का यूज करके निकाल ली। ठीक है, आगे चलते हैं इस फॉर्मूले में, तो साइन प्लस साइन, यहां पे कौन सा एंगल लिखते हैं, तो नेम पर कॉन्सेंट्रेट करिए, नाम नेम को रिपीट करिए बार बार। सेंटर से सेंटर से नहीं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के दोनों एंड को मीट कराने वाली लाइन, एक एंड एक एंड, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के एंड से मीट कराने वाली लाइन, देखो मीट कराया एंड, ये वाली लाइन, और आर यही तो था, इनके बीच में ये एंगल, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनता है, और ऐसे ही दूसरे एंड को मीट कराने वाली लाइन और आर के बीच में एंगल, दैट मींस ये वाला एंगल। अब ये तो ये पूरा एंगल कितना था 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा 30 डिग्री, और ये वाला भी कितना आएगा 30 डिग्री, तो यहां लिख सकते हैं साइन 30 और साइन 30। अब इसे सॉल्व कर लेना, खत्म। तो ये लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 ऊपर पहुंच गया, तो 2i/√3a, और इसकी वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1 हो गया, तो रिजल्ट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/√3a। अब डायरेक्शन दिखा दो, तो देखो करंट की डायरेक्शन अब इस बार इधर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन ये थंब फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, तो पाम के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आ रहा है, पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये एरो दिखाना है हमेशा, ऐसे तो आएगा। करंट की डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स हो गया, पाम के परपेंडिकुलर, तो अंदर की तरफ आ रहा है, देखो ऐसे अंदर, है ना, ऐसे। क्लियर है, आया, तो डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसीलिए कहना देंगे क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड जानते हो, जितने भी इसमें सिमेट्री है भाई, हर ट्राइंगल इक्वेटोरियल ट्राइंगल ही बनेगा। अगर इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, इस वाले वायर की वजह से निकालो, बीसी वाले वायर की वजह से, तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ये, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पूरी कितनी है a, तो ये वाली कितनी होगी a/2, ये भी a/2, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ऐसे ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री, पूरा 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, तो सेम कंडीशन आएगी और डायरेक्शन भी सेम आएगी। अब करंट की डायरेक्शन ये हो गई, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, पाम के परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ, ऐसे जाएगा, तो अंदर की तरफ आ रहा है भाई, पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखा दिया, ये रहा, हाथ उठाओ, डायरेक्शन ये रही, किधर आ रही है, अंदर की तरफ, तो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आ रही है, तो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आ रही है, क्रॉस आएगा। समझ में आया? अरे वो रूल है, पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लगाने के बाद दर्शन कैसे दिखाई दे रही है, ये, तो ये ऐसे आ रहा है, तो अंदर की तरफ आ रही है प्लेन ऑफ पेपर के। क्लियर है? तो डायरेक्शन दिखा दी। तो ऐसे ही सभी वायर की वजह से डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी और वैल्यू इतनी आएगी। कितने वायर हैं? 6 वायर। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर O ड्यू टू करंट कैरिंग वायर BC, CD, DE, EF and AF, B2, B3, B4, B5 और B6, ये सब वैल्यू किसके बराबर आएगी? B1 के। इक्वल टू कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2i/√3a, और सबकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, कंडक्ट डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, ठीक है। और सबकी डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देंगे नेट निकालने के लिए, 6 वायर की वजह से निकाल के, 6 वायर हैं, 6 की वजह से निकाल लिया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर O, तो B इक्वल टू, डायरेक्शन सेम आ रही है इसीलिए ऐड कर रहे हैं, B3, B4, B5 और B6, और सभी वैल्यू इक्वल है इसीलिए 6B1, B1, B2, B3 सब बराबर है ना, और 6B1 की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/√3a।
तो ये लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 12i रूट 3a, ये भी आ गया। और इसकी दर्शन भी कैसे आएगी, डाउनवर्ड। सबकी डाउनवर्ड है तो इसकी भी डाउनवर्ड रहेगी। ये देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया मैंने सेंटर का। ठीक है, इससे भी बढ़िया एक क्वेश्चन लिखते हैं दूसरा। एक क्वेश्चन और लिखा, इसमें एक नया कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना। एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कंडक्टर लेंथ ए, तो इसकी देखो लेंथ ए रखी, रेक्टेंगल लूप रखा, ब्रेथ बी है, कैरिंग करंट आई, फाइंड द करंट सब में फ्लो कर रही आई, डायग्राम गिवन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंडक्शन कह दो, इंटेंसिटी कह दो, एट सेंटर ओ ऑफ द लूप, सेंटर ओ पर पूछ रहा है। देखो सेंटर कहां होगा, इसको इस तरह से मिला लें और इसको इस तरीके से डायगोनल को आप ज्वाइन कर लें, जहां ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो सेंटर, जैसे ये ओ सेंटर हो गया। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो इसमें कितने फाइनाइट स्टेट वायर हैं, तो इसमें भी 4 फाइनाइट स्टेट वायर हैं। तो 4 फाइनाइट स्टेट वायर के से सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला यूज करके, है ना। ये फाइनाइट स्टेट वायर के लिए मैं करा रहा हूँ सारे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, तो ये तो ए बी वाले वायर के लिए निकाल लें, तो हम हेडिंग लगा दें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ओ ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ए बी। तो हमें केवल ए बी वाले वायर फाइनाइट वायर को देखना है, सबको छोड़ देना है। ठीक है, ए बी वाले वायर, इसका एक एंड ए रहा और दूसरा एंड ए रहा, इसकी लंबाई कितनी है, ए है, करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई। तो फाइनाइट स्टेट वायर का फॉर्मूला लगा V1 म्यू नॉट ओवर 4 पाई, कितनी करंट फ्लो कर रही है देख ले, आई कर रही है वायर ए बी में, ए बी से मतलब है बस केवल आई कर रही है। अब देखो ए बी वाले वायर की वजह से ओ पॉइंट पे निकालना है, तो ओ इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो आर यहां जो डिस्टेंस लिखते हैं वो याद है ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये रहा वायर, तो इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और यहां लिख दिया मैंने, ये साइड दे रखी है इसकी ए वाली, तो ये डिस्टेंस लिखनी है हमें, ये डिस्टेंस है ना, यहां लिखनी है हमें डिस्टेंस ओ है। अब देखो इसमें ज्योमेट्री लगाए हैं, तो सिंपल सी ज्योमेट्री है भाई कि इसकी ये साइड कितनी है बी, ये वाली साइड कितनी है बी, तो है ये वाली पूरी, अगर ये पूरी साइड है, यहां लिख दिया मैंने एम, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी एम बी, तो ऑब्वियसली सेंटर है जा रहा है तो b/2 होगी डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी b/2, सीधी सीधी निकल आएगी देखो। तो इसीलिए ये डिस्टेंस आएगी यहां पर b/2। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस लिख लो आप b/2, गिवन नहीं कि ज्योमेट्री का यूज करके निकाल दी। क्लियर है ये b/2 कैसे क्लियर है, तो ये डिस्टेंस हमारी b/2 यहां से यहां तक। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे साइन प्लस और साइन, अब कौन सा एंगल लेंगे, यहां कौन सा एंगल लेते हैं, यहां कौन सा एंगल लेते हैं, यही कंसेप्ट है नया। तो बच्चे के आंसर ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के एंड से मीट कराने वाली लाइन, दैट मींस ये वाली लाइन, और आर के बीच बनने वाला एंगल, दैट मींस ये वाला एंगल। इसमें कंसेप्ट क्या है, सेम टू सेम है, मैं बताता हूं कंसेप्ट क्या है। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के दूसरे एंड से मीट कराने वाली लाइन और आर के बीच बनने वाला एंगल, दैट मींस ये वाला एंगल। तो मेरे को बताओ ये एंगल कितने होंगे, अगर आपको ये समझ में आता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा कितना, बता सकते हो। तो देखो इसमें ज्योमेट्री आपको नहीं आती है तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये रेक्टेंगल बना लिया, इसका एक डायगोनल ये बना दिया, एक डायगोनल मैंने ये बना दिया। अब ये इसके बाइसेक्टर से मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला एंगल पूछ रहा हूं, ये वाला एंगल पूछ रहा हूं, तो ये समझ लो कि इसका कोई भी डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करता। ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री नहीं, ये भी 90 डिग्री नहीं, ये भी 90 डिग्री नहीं, ये भी 90 डिग्री नहीं, कोई सा भी एंगल इसका 90 डिग्री नहीं होता। रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। एक कितना होता है सर फिर ये एंगल, किसी को मालूम है? तो
फिक्स नहीं होते ये एंगल कभी भी, कि ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, फिक्स कभी नहीं होता। पर्टिकुलर एंगल कुछ होता ही नहीं है ये, ठीक है नहीं। वो साइज पे छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल होने से एंगल बदलता रहता है, ठीक है। तो अब फिर सर ये फिक्स नहीं होता, तो फिर इस एंगल को निकालेंगे कैसे सर? एंगल तो हमें ये वाला चाहिए। तो मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, θ1 θ2 मान लो। अगर मैंने ये एंगल अल्फा माना, ये बीटा माना, तो मैं यहां लिख दूंगा अल्फा और यहां लिख दूंगा बीटा, ठीक है। अब ये बताओ, कोई भी चीज लेट करी हुई हम हमेशा फॉर्मूले के अंदर रखेंगे क्या? ये तो लेट की है मैंने अल्फा और बीटा, तो ये थोड़ी रखना है हमें। तो कभी कभी क्या होता है कि एंगल पता नहीं पड़ते हैं, तो हम साइन अल्फा की वैल्यू पूरी निकाल लेते हैं, और साइन बीटा, तो जरूरी थोड़ी कि अल्फा की वैल्यू पता हो, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए? साइन अल्फा की। और किसकी वैल्यू चाहिए? साइन बीटा की। तो हम साइन अल्फा और साइन बीटा की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। सो साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका मतलब क्या है? तो देखो ट्राइंगल, यहां देखो ट्राइंगल है ए ओ एन, ट्राइंगल ए ओ एन, या ट्राइंगल ए ओ बी ओ एन कह देते हैं। कौन सा कह देते हैं पहले? बी ओ एन, ट्राइंगल बी ओ एन। ट्राइंगल बी ओ एन में ये एंगल अल्फा, हमें चाहिए साइन अल्फा, तो साइन अल्फा निकाल लेते हैं सीधा सीधा। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया भाई कितना? इस ट्राइंगल के लिए, इस एंगल के लिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दैट मींस एन बी, ओवर हाइपोटेन्यूस हो गया ओ बी। एन बी की डिस्टेंस है मालूम है कितनी है? एन बी डिस्टेंस कितनी है? तो मालूम है, ये पूरी साइड ए है, ये मिड पॉइंट है आपका, तो ये डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक a/2। अच्छा, ये a/2, तो एन बी की वैल्यू लिख दी मैंने a/2 ओवर ओ बी। डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, क्यों नहीं निकाल सकते भाई? क्यों निकाल सकते? कैसे निकाल सकते हैं सर? ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस b/2, ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस b/2, तो ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते आप? तो निकाल सकते हैं, तो कैसे? पाइथागोरस का यूज करके। तो हमें निकालनी है ओ बी डिस्टेंस, देखो यहां निकाल देता हूं। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर बाई 4, प्लस इसका स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर बाई 4। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। लेकिन निकालना हमें ओ बी, तो ये ओ बी का स्क्वायर है, तो ओ बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? रूट के अंदर। भाई ओ बी का स्क्वायर निकल आएगा, रूट आएगा कि नहीं इसके ऊपर? अब ओ बी निकल आया, ये आया ओ बी की वैल्यू क्लियर है। तो ओ बी की वैल्यू आई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा ना, वो क्लियर है। तो ओ बी डिस्टेंस मैंने कैसे निकाल ली, समझ में आया? इससे क्या होगा कि साइन अल्फा निकल आएगा सीधा सीधा, 2 से 2 कट गया। साइन अल्फा कितना आया? ए बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये बात तो समझ में ही आती होगी कि ये ओ ए डिस्टेंस, ओ बी डिस्टेंस, ओ सी डिस्टेंस, ओ डी डिस्टेंस सब कितनी होंगी? इक्वल होंगी, दैट मींस इतनी होंगी। नहीं करके देख लो, इस ट्राइंगल में करके देख लो, ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस b/2, ये निकालोगे तो फिर पाइथागोरस यूज करोगे तो यही आएगी। कोशिश कर लो, सब बराबर होंगी इतनी, क्लियर है। तो साइन अल्फा मैंने कैसे निकाल लिया, क्लियर है। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई? a ओवर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो, तो b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 ऊपर पहुंच गया तो 2i ओवर b। साइन अल्फा की वैल्यू a ओवर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन बीटा की वैल्यू भी निकालोगे तब भी यही आएगी, नहीं निकाल के देख लो। अब इस ट्राइंगल में लगा लो साइन बीटा, इस वाले ट्राइंगल में अगर साइन बीटा निकालते हो तो परपेंडिकुलर, तो साइन बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो an की वैल्यू कितनी? a/2 हुई बटे हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, तो OB सॉरी OA डिस्टेंस कितनी? सब इक्वल है, इतनी आ रही, सॉरी इतनी डिस्टेंस ये वाली, तो कितनी आएगी? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2,
अरे 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो इतना ही तो रह जाएगा यार, ठीक है। 2 से फिर 2 काट दिया, तो फिर देखो साइन बीटा की वैल्यू तो नहीं आई, तो सॉल्व कर लो इसको। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i ओवर बी, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2a ओवर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो इतना मैग्नेटिक फील्ड आया वायर ए बी की वजह से। तो कभी कभी ये एंगल नहीं पता हो तो साइन अल्फा साइन बीटा निकल रहा हो तो उसे निकाल लो यार, क्लियर है कि नहीं? ये नया कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, तो ये तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। डायरेक्शन दिखाओ, तो करंट की डायरेक्शन अब इसमें मैंने ऐसे दिखाई है, राइट हैंड पाम करंट की डायरेक्शन फिंगर ऐसे, तो बाहर की तरफ आ रहा है एरो, तो दैट मीन्स ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसे ही अगर आप सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सेंटर ओ ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, कौन सा वाला, CD, तो V2 इतना ही आएगा जो ये वाली वैल्यू है। क्यों सर, अभी बताता हूं, पहले लिख लो, ये सेम वैल्यू आएगी। और डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो बाहर की तरफ आ रही है इसमें भी, ये बाहर की तरफ, चेक जरूर कर लेना डायरेक्शन। वैल्यू इतनी सेम क्यों आई सर? अब कौन से वाले वायर की से निकाल रहे हो? CD की वजह से। किस पॉइंट पे निकाल रहे हो? O से, तो यहां डिस्टेंस कौन सी लिखते हैं? O से वायर पर क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, M लिख दिया, ये डिस्टेंस लिखनी है। तो ये बताओ ये B/2 तो होगी भाई, B/2, तो B/2 लिख दिया। एंगल देखें तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के एंड से मीट कराने वाली लाइन और आर के बीच बनने वाला एंगल, दैट मींस ये वाला एंगल। तो ये देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये अल्फा है तो ये वाला भी कितना हो, अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और ये बीटा है तो इसको दूसरे एंड से मीट कराने वाला लाइन, इसके और इसके बीच में एंगल चाहिए, दैट मींस ये वाला एंगल चाहिए। तो ये बीटा है तो ये वाला भी बीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल भी सेम आ रहे हैं, साइन अल्फा साइन बीटा, तो वैल्यू भी सेम आएगी, क्लियर है। एक, लेकिन अभी 2 वायर अभी बाकी हैं, ठीक है ना, वो कौन से हैं वो देखते हैं जरा, ये समझ में आया। तो मैं एक काम करता हूं, यहां AB एंड CD जगह नहीं है भाई, CD दोनों की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेम, B1 और B2 यही कर देता हूं, ठीक है। तो ये वाले लाइन में उठा देता हूं, B1 B2 ये दोनों के से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, AB वाले वायर और CD वजह से 2 आ गए, ठीक है, B1 B2 बराबर है। अब किसकी वजह से निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर O ड्यू टू करंट कैरिंग वायर BC की वजह से। इस BC वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, फाइनाइट है, B3 मान लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट तो इसमें भी कितनी है, I इंटू इस वाले वायर की वजह से निकालनी है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस वायर पर क्या ड्रॉ करें भाई, BC की वजह से निकालनी है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां डिस्टेंस के लिए, तो ये डिस्टेंस आएगी और ये डिस्टेंस होगी A/2 के बराबर, इसीलिए डिस्टेंस आएगी A/2। एंगल ले लें, साइन प्लस साइन। अब एंगल कौन से आएंगे, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के एंड से मीट कराने वाली लाइन और आर के बीच बनने वाला एंगल, दैट मींस ये वाला एंगल आएगा। अब ये एंगल अल्फा बीटा के बराबर थोड़ी होगा, ये एंगल θ1 मान लिया। ऐसे ही ये वाला ऑब्जर्वेशन पॉइंट को दूसरे एंड से मीट कराने वाली लाइन और आर के बीच में एंगल, दैट मींस ये वाला एंगल है ना। इस फाइनाइट स्टेट वायर के लिए भाई, फाइनाइट स्टेट वायर का जो मैंने शुरुआत करी, कौन सा एंगल लेते हैं वो समझाया, उसको अच्छी तरीके से समझ लो, और कौन सी डिस्टेंस लेते हैं उसको अच्छी तरीके से समझ लो, बस कंसेप्ट खत्म। और डायरेक्शन दिखाना है और फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे निकालें, तो यहाँ θ1 लिख दें, ये θ2 लिख दें, ज्योमेट्री होती नहीं है इसमें कुछ। तो अब ये एंगल निकाल लें, तो ये एंगल निकालने के लिए जैसे अभी हमने साइन अल्फा साइन बीटा निकाला था ना, बिल्कुल पूरा वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो M डला हुआ है, जैसे यहाँ M डला, कुछ भी डाल दो, यहाँ पे एक पॉइंट डिफरेंट डालना पड़ा। तो देखो ट्राइंगल कौन सा ले लो,
θ1 निकालने हैं तो ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला। तो कौन सा ट्राइंगल है? OMC। इसमें sin θ1 निकालें तो sin θ1 परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी? यहां से यहां तक, ये वाली डिस्टेंस b/2 बटे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये वाला। तो देखो ये वाला b/2 है और ये वाली a/2 है, तो ये b/2 ये a/2, तो ये वाली अभी निकाली नहीं थी, ये सभी साइड डायगोनल वाली साइड ये वाली सब बराबर होंगी, अभी निकाली थी, कितनी आई थी? a² प्लस b² रूट के अंदर और 2 बिना रूट के बाहर, ये वाली साइड की वैल्यू लिखिए, ये वाली, ये a/2 ये b/2, पाइथागोरस लगा लो इस ट्राइंगल में, अपने आप ये डिस्टेंस ये निकल के आएगी, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो sin θ1 की वैल्यू कितनी आई? डायरेक्ट लिख देता हूं यहां, समझ में आया? b/रूट के अंदर a² प्लस b²। sin θ2 निकालो, ये वाला, तो परपेंडिकुलर तो b/2 ही है, यही है, और हाइपोटेनियस ये निकालें तो ये b/2 ये a/2, तो ये वाली डिस्टेंस यही आएगी, तो 2 से 2 काटेंगे, sin θ2 भी इतना ही आ रहा है, इतना ही sin θ2 आ रहा है, तो sin θ2 की वैल्यू भी उठा के कितनी पुट कर दी? b/रूट के अंदर। पहले फॉर्मूला लिखना sin θ1 प्लस sin θ2, फिर नीचे स्टेप करना ये वाला, मैंने उसमें मिटाने कर दिया है, जगह नहीं थी, ठीक है। अब ऐड कर दो दोनों को, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 2 नहीं हो जाएगा भाई, दोनों सेम है, नीचे से एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, ये ऐड कर दिया, ये देखो समझ में आ गया, क्लियर है। और BC वाले वेरिएशन निकाल लिया, ऐसे ही अगर आप AD वाले वेरिएशन निकालोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, B4 एंड AD। सर सेम क्यों आएगी? क्योंकि इस वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस A कितनी होगी? a/2 जितनी इसमें है, और ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, और ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो ये θ2 होगा, ये θ1 होगा, तो वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन भी सेम आएगी, इसकी भी अपवर्ड, इसकी भी अपवर्ड, इसकी भी अपवर्ड और इसकी भी अपवर्ड, सबकी डायरेक्शन सेम है। नेट निकालना है तो नेट मैच पे निकालने के लिए हम चारों वैल्यू को ऐड कर दो, डायग्राम का रोल खत्म। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो ऐड कर देते हैं भाई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर O B = B1, 4 वायर है ना, चारों का मैग्नेटिक फील्ड एट B1 B2 सेम है, B1 B2 अगर सेम होंगे, B2 B1 के बराबर, 2 B1 हो जाएगा, B3 B4 सेम है तो 2 B3 के बराबर, 2 B3, अरे B4 की जगह B3 लिख दो और B2 की जगह B1 लिख दो, क्लियर है। तो 2 B1 की वैल्यू B = आ गया 2 B1 की वैल्यू μ0/4 पाई, B1 ए रहा, 2I/B मल्टीप्लाइड बाई 2A रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस 2 B3 की वैल्यू ये रही, देखो ये 2 पहले ऊपर ले आओ, यहाँ ये रही, तो कितनी है? μ0/4 पाई 2I/A है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2B ओवर रूट के अंदर a² प्लस b², ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दी, दिख रहा है, B3 की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो पहली बात कॉमन क्या आएगा, तो ये 2 इसमें भी है, ये भी 2 इसमें, तो 2 कॉमन आ गया, μ0/4 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी कॉमन आ गया, 2 इसमें भी है, I भी है, 2I तो 2I कॉमन आ गया, लेकिन इधर भी है, इधर A कॉमन नहीं आएगा, है ना, ये वाला 2 भी कॉमन आ जाएगा, ये 2I कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया, लेकिन उधर आपका B है, इधर A है, कॉमन नहीं आएगा, नीचे से इधर क्या है a² प्लस b² रूट में, उधर भी है, तो ये भी कॉमन आ गया, a² प्लस b², कॉमन क्या नहीं आया, इधर से A ऊपर और नीचे से B, ऐसे इधर से B और नीचे से A कॉमन नहीं आया, ठीक है। तो ये देखो 2 और 2 4 और 4 और 2 8, 2 4 8, तो μ0/4 पाई 8I, क्या उसमें आ रहा है कि नहीं, देख लेता हूं, आ रहा है 8I
ओवर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में ए भी एलसीएम ले लिया। ए भी एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट में, ये विदाउट रूट है, 2 होता है और नीचे √2 होता है, तो ये कितनी बार कटता है, √2 बार। ऐसे ही ये इससे कितनी बार कट जाएगा, रूट टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नेट मेडिफिल्ड कितना आ गया, b = μ0/4 8i है ना, 8i। ये से कट चुका है। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, इतना मेडिफिल्ड है। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसने एक काम और कर दिया है, 4 से 2 और काट दिया है, लेकिन इसको हम हमेशा कभी काटते नहीं, जिंदा रखते हैं हमेशा। μ0/4 को हमेशा जिंदा रखिए, लेकिन इसने जो आंसर किया है उसने 4 से 2 काट दिया है, तो μ0 2i, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई ए बी, ये रिजल्ट लिख रहा है, ये लिख रहा है कुछ सेम टू सेम। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, मैं हमेशा इसको जिंदा रखूंगा। ये आपका आंसर, और डायरेक्शन किधर आ रही है, अब्बड़। कुछ समझ में आया? देखो, मैंने आज आपको जो टॉपिक पढ़ाया है वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट ड्यू टू स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर ऑफ अ फाइनाइट लेंथ। कल का टॉपिक जो होगा उसमें हम पढ़ाएंगे आपको लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर, फाइनाइट सेमी इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।